हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि बच्चे तब तक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर के भाग लेते हैं, बी है अपनी रुचि से भाग लेते हैं, और सी है पुरस्कार के लिए भाग लेते हैं, डी है शिक्षक की डांट से बचने के लिए भाग लेते हैं। तो बच्चे कब सबसे अधिक और सबसे अच्छी तरीके से सृजनात्मक कार्य कर सकते हैं, सृजनशील हो सकते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दबाव में बिल्कुल भी नहीं, पुरस्कार के लिए भी नहीं, और शिक्षक की डांट से बचने के लिए भी नहीं, बल्कि जब बच्चा अपनी रुचि से किसी कार्य में भाग लेता है तो वह अच्छी तरीके से सृजनशील हो सकता है और अच्छे से सृजनात्मक कार्यों को कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन ए है समस्या का समाधान जल्दी करने के लिए पुरस्कार दिया जाए, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है, सी उसे आधा समाधान किया हुआ उदाहरण उपलब्ध करवाना, और डी है उसने कहा कि जब तक वह समस्या समाधान नहीं कर लेता तब तक घर नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका कि हमें किसी बच्चे की अगर आधारभूत तरीके से सहायता करनी है, मदद करनी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा वक्तव्य क्या होगा कि उसे हम आधा समाधान किया हुआ उदाहरण उपलब्ध कराएं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इससे क्या होगा कि आधी समस्या पहले से ही हल होगी, तो आधी समस्या को बच्चा आसानी से हल कर पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। आपकी कक्षा में सीखने की विधि विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं वो विविध तरीके से सीखने वाले हैं, अलग अलग शैलियों से सीखने वाले हैं, तो उनका आकलन करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है समान अनुदेश के देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उन्हें नामित भी करेंगे कि तुम्हारे इतने नंबर आए हैं तो तुम होशियार हो, तुम गधे हो, तुम मूर्ख हो, तुम जो है इक्वल हो, कोई अच्छे भी नहीं हो, खराब भी नहीं हो, इस तरीके से नामित करेंगे। बी है कार्यों के और परीक्षण के एक समान सेट देंगे, कार्य और परीक्षण के एक समान सेट देंगे, मतलब जो कार्य और परीक्षण हम साधारण बालक के लिए कर रहे हैं वही प्रतिभाशाली के लिए करेंगे, वही सृजनात्मक के लिए करेंगे, वही मंद बुद्धि के लिए करेंगे, ऐसा करेंगे। या ऑप्शन सी है विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, अलग अलग प्रकार के कार्य देंगे और अलग अलग प्रकार से उनका परीक्षण करेंगे। डी है परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे, मतलब जो समय है वो बिल्कुल हम निर्धारित कर देंगे कि चाहे कोई बच्चा दिव्यांग है वह भी इतने समय में ही करके दिखाए, सामान्य है वह भी इतने समय में ही करके दिखाए, ऐसे हम उनका जो समय है वह एक ही जो है मान लेंगे, तय कर देंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि उन्हें विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, क्योंकि बच्चे कैसे हैं? विविध शैलियों से सीखने वाले हैं, अलग अलग आवश्यकता और ज़रूरत वाले बच्चे हैं, इसलिए उनके कार्य को भी हम अलग अलग तरीके से देंगे और उनका अलग अलग तरीके से परीक्षण भी करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है, बी है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुस्तकों का उपयोग करने से प्रेरित हो, सी है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों के भीतर प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, और डी है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहर रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। तो देखिए एक चीज़ तो याद रखेंगे कि कभी भी अधिगम क्या होता है? बाहरी रूप से प्रेरित नहीं होता है, बल्कि कैसा होना चाहिए? अंदर से प्रेरणा होनी चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को सीख पाते हैं। और अंतर्निहित इच्छा वाला आपका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट आंसर, यानी कि अधिगम तभी केवल प्रभावी होगा जब शिक्षार्थी सीखने के लिए भीतर से प्रेरित होगा, ना कि किसी पुरस्कार से, ना कि किसी पुस्तक से, और ना कि किसी बाहरी प्रेरणा से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? ऑप्शन ए, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। बी है, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होता है। और सी है, सीखना कौशल के संचय के समान है। और डी है, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तो बहुत ही केयरफुली आप आंसर कीजिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा कि सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य कहा गया है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा, देखिए, ग्रहणशील होता है अधिगम, लेकिन निष्क्रिय नहीं। कैसा होता है? सक्रिय होता है। पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, और यहाँ पर क्या लिखा है कि नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। सीखना कौशल के संचय के समान है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कौशल के संचय के समान है। तो कौशल को हम क्या करते हैं? सीखते हैं, ना कि संचय यानी कि इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका राइट क्या होगा कि सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? ऐसी कौन सी गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? ऑप्शन है, पुरस्कार से बच्चे सीखते हैं। बी है, संवाद से सीखते हैं। सी है, व्याख्यान से सीखते हैं। और डी है, निर्देश से सीखते हैं। तो फटाफट से आप जो गलत ऑप्शन हैं उन्हें कट करना स्टार्ट कीजिए। सिर्फ पुरस्कार से तो बच्चे हमेशा नहीं सीखेंगे कि पुरस्कार मिल रहा है सीख लो। एक समय ऐसा आएगा कि अगर हम लगातार पुरस्कार देते रहेंगे तो बच्चा उस पुरस्कार से भी क्या हो जाएगा? ऊब जाएगा, बोरियत महसूस करेगा, और वो अपने दिमाग में सेट कर लेगा कि भाई इस कार्य के लिए तो ये पुरस्कार मिलना ही मिलना है। तो उस कार्य को करने के प्रति उसकी रुचि क्या होगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी। सी, अगर हम बात करें व्याख्यान की, तो बच्चा छोटा है और आप लंबे चौड़े भाषण दिए जा रहे हैं जिनकी जो भाषा शैली है वह बहुत ही कठिन है, विचित्र है, क्लिष्ट है, जिसे समझने में ही बच्चा असमर्थ है। तो उस व्याख्यान का उसके ऊपर क्या ही प्रभाव पड़ने वाला है? निर्देश, आप लंबे चौड़े निर्देश दे रहे हैं जिन्हें बच्चा पालन करने की स्थिति में भी नहीं है, और आप क्या कर रहे हैं? निर्देश पे निर्देश दिए जा रहे हैं। तो ये भी गलत होगा। बल्कि जो बच्चे की गतिविधि को सीखने के लिए सक्षम बनाएगा वह होगा संवाद, यानी कि वाद विवाद करना। संवाद यानी कि किसी बात को कहना, बताना, सुनना, ये सारी चीज़ें संवाद के अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए, अवबोधन और अवधनात्मक प्रक्रियाओं से अलग नहीं किया जा सकता है। उसे सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। पुनर्वलन से अलग नहीं किया जा सकता है। और व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से अलग नहीं किया जा सकता है। तो वाइगोस्की के अनुसार सीखने को किससे अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर स्किनर वगैरह की बात चल रही होती तो हम पुनर्वलन पे जा सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में आपके साथ साथ किसके बारे में बताया गया है? वाइगोस्की के अनुसार। और वाइगोस्की के बारे में मैंने आपको कई बार पहले भी बता रखा है कि वाइगोस्की का जो पासवर्ड है, तो वाइगोस्की बराबर सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ये 99.9% जो है स्थितियों में आपके सही ही होता है। तो यहाँ पर भी आपको सामाजिक जहाँ भी दिख रहा हो उस ऑप्शन को पकड़ लीजिएगा कि किससे अलग नहीं किया जा सकता है, तो उसके सामाजिक संदर्भ से। सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कच्छ जो प्रगतिशील शिक्षा है उसके अंतर्गत अपरिहार्य मतलब जरूरी है, जिसके बिना ये कार्य नहीं हो सकता। क्या है कक्षा कच्छ? ऑप्शन है, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकतावादी होता है। बी है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। सी है, सत्तावादी होता है जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। डी है, उसके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तो देखिए, अगर शिक्षक पूरी तरीके से नियंत्रण रखेगा और अधिनायकतावादी रहेगा तो भी बच्चा अपने विचारों को प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। सी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सत्तावादी की बात की जा रही है जिसमें बच्चे को क्या होगा, सीखने का पर्याप्त माहौल नहीं मिल पाएगा। डी की बात की जा रही है कि शिक्षक क्या है, अनुपस्थित है। इस तरीके से भी बच्चे नहीं सीख सकते क्योंकि उसे बच्चे को क्या है कि शिक्षक का दबाव नहीं चाहिए, लेकिन शिक्षक का संरक्षण उसके लिए प्रतिक्रिया पर
प्रत्येक क्रिया पर जो है आवश्यक होता है, इसलिए शिक्षक पूरी तरीके से अनुपस्थित है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जबकि कैसा माहौल होना चाहिए, तो कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है, समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके या किनके लिए शिक्षकों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? आवश्यकता है, तो जो कक्षा कक्ष है, 1 सेकेंड देख लेंगे। शिक्षार्थियों में बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, इसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। किसके लिए? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तर पर आधारित भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। बी है भाषा, लिंग, जाति, धर्म, समुदाय की विविधता आधारित भिन्नताओं पर भी उसे क्या होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए। तो आपके हिसाब से यहाँ राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि शिक्षार्थी जो हैं वो विभिन्नताओं से आते हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं, जाति से आते हैं, धर्म से आते हैं, लिंग से आते हैं। इसके साथ साथ उनका सामाजिक वातावरण भी अलग होता है। तो हमें उनके इन सभी चीज़ों पर, इन सभी आधारों पर भी संवेदनशीलता से ध्यान देना चाहिए, और इसके साथ साथ उनके जो संज्ञानात्मक विकास है, उनके सीखने का जो स्तर है, क्षमताएं हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है, यानी कि अधिगम के कर्ता केंद्रित, सीखने वाले के प्रति केंद्रित जो विधि है उसका क्या आशय है? ऑप्शन है उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता होता है, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। सी है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, और डी है परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। तो जो अधिगमकर्ता केंद्रित, यानी जो सीख रहा है उसको केंद्र में रख करके जो विधि लाई गई है, उसका आशय क्या है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, उसे ही हम अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहते हैं। मैंने क्या कहा? अधिगमकर्ता केंद्रित, जो अधिगम कर रहा है, जो सीख रहा है, उसको केंद्र में रखकर। तो उसको केंद्र में रखकर का क्या मतलब हुआ? कि वह अपनी पहल और अपने प्रयास उसमें क्या होते हैं? अधिगमकर्ता के स्वयं सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? ऑप्शन ए है अनुकरण, बी है अर्थ निर्माण, सी है अनुबंधन, और डी है रटकर याद करना। तो हमें सीखना है, और सीखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे प्रमुख है, वह क्या हो जाएगा? रटकर याद करना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा अनुकरण करके सीखना। अनुकरण करके सीखना सही है, लेकिन कहीं कहीं इसका अर्थ किस मायने में चला जाता है? इसका अर्थ चला जाता है नकल करने में और रटने में। तो इसे भी हम पूरी तरीके से ठीक नहीं कह सकते। अर्थ निर्माण आपका बिल्कुल सही है, अर्थ निर्माण आपका बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि उससे भी बेहतर ऑप्शन आपके सामने है अनुबंधन, यानी कि आप जो सीख रहे हैं उसके बीच में क्या करें? कनेक्ट करें, चीज़ों को रिलेट करें और मिला करके सीखें, नए और पुराने को मिलाएं, जो चीज़ें सीख रहे हैं उसके उदाहरण को एक दूसरे से सम्मिलित करके सीखें। तो इससे क्या होगा कि सीखना सबसे बेहतर हो पाएगा। तो अनुबंधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, यानी कि पियाजे को भी ध्यान में रखना है और वाइगोस्की को भी ध्यान में रखना है, और उनके अनुसार जो रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम है वह कैसा होगा? ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाता है, बी है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, सी है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, और डी है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तो देखिए पियाजे और वाइगोस्की की बात हो रही है, जो ना कि यहाँ पर जो है स्किनर और थॉर्नडाइक की बात चल रही है, जो उद्दीपक अनुक्रिया के बारे में हम जाएंगे। तो यहाँ पर पुनर्वलन भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो स्किनर है वो पुनर्वलन पर अधिक बल देते हैं। बात की जाए कि पियाजे कहते हैं कि बच्चा क्या है, तो बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना
स्वयं करता है। तो पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना या निर्माण स्वयं करता है। और वाइगोस्की भी क्या कहते हैं, वाइगोस्की कहते हैं कि जब बच्चा अपने आप से बातें करता है इसका मतलब है कि वह अपने कार्यों को दिशा देता है, निर्धारण देता है। तो इसे भी हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका, कि शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है रचनात्मक कक्षा कक्ष और वे उसमें एक सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो जो आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत है वह किसने दिया है। ऑप्शन ए है वाटसन ने, बी है मैस्लो ने, सी है कोहलर ने, डी है पावलाव ने। तो वाटसन ने तो व्यवहारवादी सिद्धांत दिया है, वाटसन ने व्यवहारवादी सिद्धांत दिया है। कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो कोहलर ने आपके अधिगम का सिद्धांत दिया है। और अधिगम का भी कौन सा सिद्धांत दिया है, तो अधिगम का इन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। और अगर पावलाव की बात की जाए तो पावलाव ने आपके कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है। किस पर प्रयोग किया है, कुत्ते पर प्रयोग किया है। और इन्होंने क्लासिकल अनुबंधन यानी कि आपके क्लासिकल सांस्कृतिक अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो दिया है अधिगम का। और बात की जाए यहीं पर मैस्लो की, तो मैस्लो ने आपके कौन सा सिद्धांत दिया है, तो मैस्लो ने ही आपके आवश्यकता के पदानुक्रमिक सिद्धांत का वर्णन किया है। इसके अनुसार इन्होंने कुल कितनी आवश्यकताएं बताई हैं, तो इन्होंने कुल 5 आवश्यकताएं बताई हैं। पहली आवश्यकता इन्होंने कौन सी बताई है, तो रोटी कपड़ा मकान, यानी कि जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। दूसरी आवश्यकता इन्होंने बताई है सुरक्षा, यानी कि जब हमारा पेट भर जाएगा, हम कपड़े पहन लेंगे, तो हमें ज़रूरत होगी एक घर की जहां हम वर्षा धूप इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा सकें और आराम से रह सकें। और जब हमें घर मिल जाता है उसके बाद हमारी तीसरी आवश्यकता क्या होती है, उसके बाद हमारी जो तीसरी आवश्यकता आ जाती है वह आ जाती है सामाजिकता। कौन सी आ जाती है, फिर हमारी आ जाती है सामाजिकता, यानी कि सामाजिकता के अंतर्गत हमारा आ जाता है मित्र है, परिवार है, रिश्तेदार है, क्योंकि हमने पहले खाना खा लिया, पेट भर लिया, फिर हमने मकान बना लिया, सुरक्षा प्राप्त कर लिया। मकान में रहने के लिए हमें लोग भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, मित्र भी चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए। और जब इतनी समस्याएं हमारी पूरी हल हो जाती हैं तब हमें चौथे नंबर पर क्या चाहिए, अब हमें चाहिए लोगों से सम्मान। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सम्मान। और जब हमें सम्मान मिल जाता है, पहचान मिल जाती है, एक समाज में दर्जा अच्छा मिल जाता है, उसके बाद हम जब सारी इच्छाओं को पूर्ति कर लेते हैं तब बाद में हमारे अंदर आता है आत्मसिद्धि। और आत्मसिद्धि को हम कह सकते हैं कि आत्मसिद्धि क्या होता है कि अब ये जो संसार है वह कैसा है, मोहमाया है, और हमें क्या करना है, अपनी आत्मा की संतुष्टि करनी है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। तो इस तरीके के विचार आना ये दुनिया के लगभग 5% लोगों के अंतर्गत ही पाए जाते हैं, ऐसा मैस्लो ने बताया है अपने सिद्धांत में। और मैस्लो ने कहा है कि जो सभी बच्चे हैं अपने वृद्धि एवं विकास के लिए कठोर परिश्रम स्वयं करते हैं। तो इस प्रकार जो है मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अब्राहम मैस्लो के बारे में आपको 2 से 3 मिनट में सारी जानकारी प्रदान कर सकूं। तो आप याद रखेंगे कि अब्राहम मैस्लो थे कहाँ के, अमेरिका के थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो इन्होंने जो है पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत दिया। कितनी आवश्यकताएं बताई, 5 बताई। पहली जैविकीय मांग यानी कि रोटी कपड़ा और मकान, दूसरी सुरक्षा यानी कि आपके सुरक्षा की मांग शारीरिक और आर्थिक जिसमें आ जाएगा, उसके बाद सामाजिक लगाव, उसके बाद आपका आ जाएगा पहचान निर्माण यानी कि सम्मान की मांग, और 5वें में आ जाएगा आत्मसिद्धि। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मैस्लो के अनुसार कितने प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जो 5वीं मांग को प्रेफर करते हैं या 5वीं मांग तक पहुंचते हैं। तो ऐसे लगभग दुनिया में 5% लोग ही देखने को मिलते हैं जो आत्मसिद्धि के प्रति अपनी जो सोच है उसको आगे विकसित करते हैं। तो ये था इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। देखिए, जब कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पर हम अपना पूरा निचोड़ दे सकते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं। बाकी आपके जो समझ वाले क्वेश्चन हैं उनमें थ्योरी का या फैक्ट्स का कोई वर्क नहीं होता, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि यक्स ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है। ऑप्शन ए है युंग ने दिया है, बी है फ्रायड ने दिया है, सी है एडलर ने दिया है, डी है सलीवन ने दिया है। तो देखिए, फ्रायड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हम सभी जानते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा दिया है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है जो आपकी प्रत्येक परीक्षा में लगभग पूछ ली जाती है, इनके सिद्धांत से रिलेटेड, इनकी अवस्थाओं से रिलेटेड। इसके बाद अगर बात करते हैं सामूहिक अचेतन की, तो सामूहिक अचेतन चेतन
अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, इस तरीके से जो व्यक्तित्व का वर्णन किया है वह किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, युंग के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए है पावलोव, बी है थॉर्नडाइक, सी है हॉलमैन और डी है स्किनर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। और इस सिद्धांत को अन्य किन किन नाम से जानते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके पहले आपके यूपी टेट में एक बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि स्किनर के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जानते हैं, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को और नाम से भी जानते हैं। और वहाँ पर जो आपके ऑप्शंस थे उनमें जो सही आंसर था वह था नैमित्तिक सिद्धांत। क्या कहते हैं? नैमित्तिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ इसे सक्रिय अनुबंधन, क्या कहते हैं? सक्रिय अनुबंधन। देखिए, अगर एक नाम पूछा जा चुका है इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा फिर से यही नाम पूछा जाएगा, हो सकता है इसी का दूसरा नाम पूछ लिया जाए। इसके साथ साथ और इसे क्या कहते हैं? तो अनुक्रिया उद्दीपक, अनुक्रिया उद्दीपक भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? और इसे अनुक्रिया अनुबंधन भी कहते हैं, नैमित्तिक भी कहते हैं, सबलीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहेगा सबलीकरण, सबलीकरण। तो देखिए, ये सारे नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ थोड़ा सा हो सकता है एक साथ आपको मैच कर जाए, लेकिन आप अगर नोट्स लेकर के बैठे हैं तो ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। ये सारे नाम एक साथ लिखने से क्या होगा कि आप कभी भी दोबारा से पढ़ेंगे तो इन्हें एक साथ लिखने के कारण आपको अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आप याद रखेंगे कि स्किनर ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसके अन्य नाम कौन से हैं? तो अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, नैमित्तिक सिद्धांत। तो इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको एक्स भी कहा जाता है। तो बंडूरा के अनुसार जो बच्चे प्रतिक्रियाएं करते हैं, प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अभ्यास द्वारा सीखना, बी है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, सी है निरीक्षणात्मक द्वारा सीखना और डी है पुरस्कार द्वारा सीखना। तो देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर अभ्यास की बात की जाए तो अभ्यास के सिद्धांत पे अगर आप जाएंगे तो आपके थॉर्नडाइक ने, किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक ने आपके बताया है कि सीखने के सिद्धांत में, यानी कि अधिगम के सिद्धांत में उन्होंने अभ्यास के सिद्धांत को भी लिया है। किसने लिया है? तो थॉर्नडाइक ने लिया है। इन्होंने कितने नियम बताए हैं? तो इन्होंने सीखने यानी कि अधिगम के मुख्य 3 नियम बताए हैं, जिसमें अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और इसके साथ साथ प्रभाव का नियम आ जाता है। और इसके बाद इन्होंने 5 अपने गौड़ सिद्धांत भी दिए हैं। तो अगर यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता कि थॉर्नडाइक के अनुसार, तो आपका ए सही हो जाता। बी की अगर बात करें अंतर्दृष्टि, तो अंतर्दृष्टि या सूझ की बात करें तो ये कोहलर के द्वारा ये जो है बताया गया था। वहीं अगर हम बात करें पुरस्कार की, तो पुरस्कार, दंड, इन सब के बारे में जो है आपके बहुत ज़्यादा डिपेंडेड है, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जिसकी व्याख्या की है वह स्किनर के द्वारा की गई है, स्किनर के द्वारा की गई है। जबकि अगर हम बात करें बंडूरा की, तो बंडूरा ने निरीक्षणात्मक, और जिसका मुख्य नाम आप अगर देखेंगे तो निरीक्षणात्मक की जगह आपको अधिकतर जो प्रश्नों में देखने को मिलेगा वह मिल जाएगा निरीक्षणात्मक की जगह देखने को अवलोकनात्मक। ये शब्द से आप बहुत ज़्यादा परिचित होंगे, लेकिन आप याद रखें कि इस अवलोकनात्मक शब्द को ही निरीक्षणात्मक भी कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो बंडूरा के अनुसार जो बच्चे की प्रतिक्रियाएं हैं, प्रतिमान हैं, प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, तो उसे हम अवलोकनात्मक या निरीक्षणात्मक भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका पियाजे के अनुसार। देखिए, आज के जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो आपकी थ्योरी बेस्ड हैं, यानी कि आपने अगर उन सिद्धांत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो ही आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पा रहे होंगे। तो प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? यानी कि पियाजे ने अपनी कितनी अवस्थाएं दी हैं? तो 4 अवस्थाएं दी हैं। और उन 4 अवस्थाओं में जो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है, तो उसमें कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें अमूर्त तर्क, ध्यान रखिएगा, अमूर्त तर्क और नैतिक चिंतन किस अवस्था में आ जाता है? तो ऑप्शन ए है आपके सामने संवेदनात्मक, यानी कि
पहली आपकी जो अवस्था आती है इंद्रिय जनत पेशीय गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक और तीसरी है आपकी मूर्त संक्रियात्मक, चौथी है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक। पहली का जो आपका समय काल रहेगा यानी कि जो पहली अवस्था है वह कब से कब तक रहती है, तो संवेदी पेशीय अवस्था आपकी 0 से 2 वर्ष तक रहती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक रहती है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक रहती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात की जाए तो यह 11 से 15 या 15 प्लस तक लगभग रहती है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनके क्या क्या गुण, देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको फटाफट से इनकी विशेषताओं के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो संवेदीय पेशीय अवस्था की यानी पहली अवस्था की फटाफट से आप गुणों को सुन लीजिएगा। इसमें क्या होता है, वस्तु स्थायित्व होता है, वर्तुल क्रियाएं होती हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, इंद्रिय आधारित अधिगम होता है यानी कि इंद्रियों के अनुसार ही बच्चा सीखता है, और लक्ष्योन्मुखी व्यवहार की शुरुआत हो जाती है, काल्पनिक खेल की शुरुआत होती है, मानसिक निरूपण होता है और इसके साथ साथ बच्चा अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है 0 से 2 वर्ष में। मूल रूप से याद रखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वह है वस्तु स्थायित्व का गुण। इसमें बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व आ जाता है यानी कि वस्तु सामने ना होने पर भी वह उसके प्रतिबिंब के बारे में सोच सकता है। जैसे माँ का सामने ना होने पर भी वह माँ के बारे में सोच सकता है और उसकी आहट पर भी रोना स्टार्ट कर देता है। यह है आपकी संवेदी पेशीय अवस्था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो आपके गुण होते हैं उनमें आपके जो मुख्य गुण आता है वह आता है जीववाद। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है ये आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उन्हें आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, बाकी आप सुन लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहली अवस्था में वस्तु स्थायित्व, दूसरी अवस्था में जीववाद यानी कि बच्चा क्या होता है, निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझने लगता है। जैसे मेरी गुड़िया खाना खाती है, मेरा हाथी तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा और मेरा ट्रक अब सड़क पर क्या कर रहा है, चल रहा है और उससे एक्सीडेंट भी तुम्हारा मैं कर दूंगा। ऐसे बच्चा क्या करता है, अपनी गाड़ी को आपके ऊपर चढ़ाने लगता है। तो इनमें पाया जाता है जीववाद, आत्मकेंद्रिकता, अविलोमीयता यानी कि किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने के बाद दोबारा वापस उस चीज़ पर नहीं आ पाता है। संरक्षण का अभाव होता है, केंद्रीकरण होता है यानी कि किसी वस्तु के एक ही भाग पर पर्टिकुलर वह ध्यान केंद्रित कर पाता है, उसकी चारों तरफ की चीज़ें उसे दिखाई नहीं पड़ती हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, कृत्रिमता होती है और अतार्किक चिंतन होता है यानी कि जो चिंतन होता है उसमें तर्क संभव नहीं होता है। तीसरी अवस्था की ओर बढ़ें तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है। मुझे पता लग रहा है कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा हम क्यों ही बता रहे हैं और इसमें अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये चीज़ें आपको बार बार सुनने से क्या होगा कि परीक्षा में आपके सामने इस तरीके के प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपने इनको एक बार नहीं कई बार अपने कानों में सुन रखा है, गुजार रखा है अपने सामने से। तो मूर्त संक्रियात्मक यानी कि ठोस या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात की जाए तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विलोमीयता होती है, विकेंद्रीकरण होता है यानी कि वो गिलास के अब एक ही भाग पर नहीं ध्यान देगा कि ये गिलास में पानी कम है या ज़्यादा है, बल्कि वह गिलास के क्या करेगा, बनावट लंबी है या चौड़ी है, पानी कितना भरा है, पानी कम है या ज़्यादा है, इसके साथ साथ अन्य पक्षों पर भी ध्यान दे पाएगा। तो ये हो जाएगा विकेंद्रीकरण। संरक्षण पाया जाएगा, वो चीज़ों को वर्गीकरण कर पाएगा यानी कि आपकी संख्याएँ अलग हैं, अल्फ़ाबेट अलग हैं, इसके साथ साथ शब्द अलग हैं, इन चीज़ों को अलग अलग रख पाएगा। गणित संक्रियाएँ करने लगेगा, क्रमबद्धता होगी, तार्किक चिंतन की शुरुआत होगी। ध्यान रखिएगा, तार्किक चिंतन की शुरुआत होगी, ना कि तार्किक चिंतन में वह निपुण हो जाएगा। और इसके साथ साथ संख्या, भार, क्षेत्रफल और श्रृंखला का ज्ञान भी सीख जाएगा। देन आपकी नेक्स्ट आती है लास्ट अवस्था और जिसे हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ये अवस्था आपकी 11 से 15 प्लस तक मानी जाती है। और इस अवस्था में अब आपके गुण कौन कौन से होते हैं उन्हें भी ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें हो जाता है आपका अमूर्त चिंतन, अमूर्त तर्क, तार्किक चिंतन, संकल्पनात्मक तर्कणा, सकर्मक अनुमान, अपसारी चिंतन, अपसारी यानी कि सृजनात्मक चिंतन, इसके साथ साथ अनुपातिक समझ भी बच्चे के अंदर आ जाती है। और प्रश्न में क्या पूछा गया था कि बच्चे की किस अवस्था में अमूर्त तर्क, नैतिक चिंतन इत्यादि अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आई होप कि आपको ये चारों ही अवस्थाएं इतनी स्पीड में मैंने करवाई हैं और पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि किसी शब्द का अर्थ आप नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे संरक्षण का अभाव और आपके विकेंद्रीकरण, विलोमीयता, अविलोमीयता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इसकी थ्योरी बेस्ड भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी थ्योरी वगैरह कंप्लीट होंगी तो आपके लिए क्वेश्चन सेट से ही विश्लेषण के द्वारा आपकी तैयारी को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको कहीं ज़रूरत लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज के क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, व्याख्या कैसी लगी
और इसके साथ साथ क्वेश्चन को कम या ज़्यादा किया जाए, समय बढ़ाया जाए या प्रश्न बढ़ाए जाए, जैसा भी हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपने वीडियो को ज़रूर लाइक किया होगा, और अगर शेयर नहीं किया है तो क्या करें, फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हो अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। यकीन मानिए, अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो बाल विकास शिक्षण शास्त्र से बनने वाले प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे और आप अन्य स्टूडेंट्स की अपेक्षा यहाँ से बेस्ट ही कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।